तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 555 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जेम्स ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है जहां पे वो कुछ शॉकिंग बात बताने वाला होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उसके सामने जितने भी न्यूज रिपोर्टर खड़े होते हैं उससे कहते हैं, क्या आप हमें कोई शॉकिंग बात बताने वाले हो? क्या ये चार्ल्स चोई से रिलेटेड है? डियागो कैंग, इस वक्त आप एक नेशनल हीरो हो। क्या अब की बार आप यहाँ पे किसी और इंसान का सीक्रेट रिवील करने वाले हो या फिर आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आने का सोच लिया है? बताइए, क्या आपने अपने फैंस के लिए अपना डिसीजन ले लिया है या फिर नहीं? इसके बाद जेम्स बोलना स्टार्ट करता है, नहीं, आज मैं यहाँ पे सबको अपना डिसीजन बताने आया हूँ। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा ये फैसला काफी ज्यादा सोचने समझने के बाद लिया गया है और चार्ल्स चोई के करप्शन को सामने लाने के बाद तो मुझे लगा मेरा ये फैसला और ज्यादा जरूरी था। मैंने चेयरमैन चार्ल्स चोई की सच्चाई सबके सामने लाई है और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे हीरो मानते हो, लेकिन मैं चीजों को इस तरीके से नहीं देखता हूँ। मैंने बस वो करा जो मेरे लिए करना जरूरी था। भले ही चार्ल्स चोई जैसा बुरा इंसान इस दुनिया में अब नहीं रहा, लेकिन अब भी इस दुनिया में काफी सारी बुरी चीजें बाकी हैं और मैं उन बुरी चीजों के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। सर, आपने कहा आप बुरी चीजों से लड़ना चाहते हो, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप ठीक से समझा सकते हैं? पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में आने की सोच रहा हूँ। ये बात सुन के सारे न्यूज रिपोर्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है क्योंकि जेम्स ली को यानी कि डियागो कैंग को सारे के सारे लोग हीरो कह के बुलाते हैं, इसलिए डियागो कैंग को गलतफहमी हो गई है कि वो पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। न्यूज रिपोर्टर्स को डियागो कैंग की ये बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही होती है। वो डियागो कैंग को एज अ पॉलिटिशियन नहीं देखना चाहते। यहाँ पे डियागो कैंग से काफी सारे सवाल पूछे जा रहे होते हैं और उनमें कुछ आवाजें ऐसी होती हैं, क्या इसी वजह से आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ा था? क्या आप किसी नई पार्टी को ज्वाइन करोगे या फिर अपनी एक नई पार्टी बनाओगे? या आपको पूरा यकीन है आप जनता का भरोसा जीत पाओगे, लेकिन आपको नहीं लगता आपके पास पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है? तो फिर आप ये सब कुछ कैसे करने वाले हो? आपका आगे का प्लान क्या है? लेकिन इतने में यहाँ पे एक और बड़ा पॉलिटिशियन आता है जो कि यहाँ पे आके कहता है, आप लोग चिंता मत करो क्योंकि डियागो कैंग बस एक सेलिब्रिटी नहीं है। इसको देख के सारे न्यूज रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बंदा नेशनल असेंबली का मेंबर होता है, साथ ही में इस वक्त जो पार्टी रूल कर रही होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव। इसका नाम होता है गिबॉक जैंग जो कि योंगहो पार्टी का होता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है ये बंदा और डियागो कैंग एक पार्टी में कब हो गए, लेकिन इस बंदे को पहले हमने देखा है लुकिसम में। गिबॉक जैंग यहाँ पे आके सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर्स को बताता है कि हमारी पार्टी ने बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद इस बंदे को अपनी पार्टी में लिया है और हमें इस बंदे पे पूरा यकीन है ये समाज को एक अच्छा भविष्य देगा। लोगों के पास अभी काफी सारे सवाल होते हैं पूछने के लिए, लेकिन गिबॉक जैंग के पास मुझे नहीं लगता कि जवाब है देने के लिए, इसलिए वो डियागो कैंग को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है कहने की। इसके बाद डियागो कैंग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के साथ कहता है, हमारे देश के लोगों, मैं हूँ डियागो कैंग और मैं आप सबके साथ मिलके एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ जहाँ पे बुराई ना हो। लेकिन पर्सनली बताऊँ, मुझे तो इस बंदे के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ आपको है या फिर नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बुशान के फ्यूनरल होम का सीन, जहाँ पे जैक वैन डो, हाशिक श्योंग और शैंग बेक की फोटो लगी होती है, यानी कि ये तीनों के तीनों निपट चुके हैं। और मेरे लिए हैरानी वाली बात यह है कि शैंग बेक कैसे निपट गया। मुझे लगा था वो बच जाएगा, और जब मुझे शैंग बेक के लिए बुरा लग रहा है तो बेचारे जिन रैंग को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। उसका तो एक हाथ भी अब गायब हो चुका है, वो अपने आंसू भी साफ नहीं कर सकता। जिन रैंग बेचारा चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है और उसके बाकी के मेंबर्स की आंखों में भी आंसू होते हैं। बाकी डैनियल वगैरह सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन डैनियल बाहर एक बेंच में अकेला बैठा होता है और उसके पीछे से उसके सारे के सारे दोस्त लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन विंजिन एक सख्त लौंडा है, उसने उदास होना अब छोड़ दिया है। वो मोबाइल में डियागो कैंग की न्यूज देखते हुए कहता है, आखिर साला ये क्या बकवास चल रही है, ये बुढ़ा अब क्या करने वाला है, या ये सच में पॉलिटिक्स में आने की सोच रहा है। लगता है चार्ल्स चोई को सबके सामने लाने के बाद से इसका दिमाग खराब हो गया है। वैसे इसमें ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है, इसीलिए देश की वाट लगी पड़ी है क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसे जोकर बैठे हुए हैं। जैक विंजिन को कहता है, तेरा भी तो पहले एक ऐसा ही जोकर बनने का सपना था ना, और ऊपर से अभी हम फ्यूनरल में हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ बात कर। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, अगर अभी मैं यहाँ पे रोने लग गया तो मरे हुए लोगों को भी काफी अजीब लगेगा। इतने में ही जेक किम यहाँ पे आ जाता है और डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क, तो तुम यहाँ पे हो, मुझे लगा ही था तुम यहीं पे होंगे। लेकिन डैनियल काफी ज्यादा सैड होता है और जेक को कहता है, जेक भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर्स ने तो कहा था शैंग बेक ठीक हो जाएगा। हाँ डैनियल, शैंग बेक के बारे में सुन के मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसको पता था कि उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार हो जाएगी और वो चल बसेगा, लेकिन शुक्र है कि जुनशॉक को होश आ गया है। लेकिन तुमने एक बात नोट करी, जैक वैन डो और हाशिक श्योंग के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा। वो भी स्वर्ग में बैठ के जब ये सब कुछ देख रहे होंगे ना तो बोल रहे होंगे, अबे साले, जब
तो खैर जे कभी डैनियल को समझाता है, देख जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, वो सारी की सारी गलती गीटे किम की है, उसने ही लोगों को मारा है, तूने नहीं। बल्कि तू तो रोकने की कोशिश कर रहा था पर रोक नहीं पाया। लेकिन एक मिनट, हमारा जे भाई भी यहाँ पे मौजूद है। मुझे तो लगा था अब तक वो वही बुशान की जमीन में पड़ा हुआ है, लेकिन चलो ये जान के अच्छा लगा कि कोई तो इसको उठा के वहाँ से लेके आ गया है। मतलब भाई बोल भी नहीं पाता तो लोग सुनते भी नहीं उसकी बात। वैसे जे के चेहरे पे शैंगबिग का जाने का दुख नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन डैनियल एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। डैनियल को बहुत ज्यादा दुख होता है और कहता है ये मेरी गलती है क्योंकि ये मेरा प्लान था, ये मेरी गलती है, मैं उन लोगों को नहीं बचा पाया जो गीटे किम से ज्यादा कमजोर थे। अगर मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं होता, इतना ज्यादा कमजोर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इतने में ही जेक कहता है डैनियल पार्क, गीटे किम को मैं रोकूंगा, तुझे अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। अभी जो जरूरी बात है वो ये है कि गीटे किम हर चीज के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे कुछ और भी हो सकता है। गीटे किम के पीछे जो ताकत है वो उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उसको रोक के रहूंगा। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हमारा बाप एक है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम दोनों एक जैसे अंधेरे में रहे हैं और इस बार हमने जाना है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मुझे लगता है अब एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। डैनियल पार्क, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू रुक सकता है, लेकिन मैं उसको रोक के रहूंगा अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। मैं दोबारा से किसी ऐसे को नहीं खोऊंगा जिसे उसके अपने लोग प्यार करते हैं। गीटे किम, अब मैं तुझसे लड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत ही मस्त से घर का सीन जो कि पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टैटो वाला बंदा दिखाया जा रहा होता है जो कि यहाँ पे कुछ लोगों का इंतजार कर रहा है। इतने में ही इसके सामने से 3 लोग चलते हुए आते हैं और ये तीनों होते हैं फर्स्ट जनरेशन के शैमचॉक के बंदे, यानी कि शैमचॉक एक जगह का नाम होगा और इनमें से जो किंग ऑफ शैमचॉक होता है उसका नाम होता है म्यूजियन जैंग। ऑब्वियसली ये किसी जगह का किंग है तो आलतू फालतू तो नहीं होगा, इसलिए अपने सामने की तरफ देख के कहता है ये बात तो माननी पड़ेगी, तेरे पिछवाड़े में दम है जो तूने मुझे यहाँ बुलाया है। और इसके साथ जो 2 बंदे होते हैं इसकी गैंग के नंबर 2 और नंबर 3 के बंदे होते हैं। एक का नाम हांगी और दूसरे का नाम श्योंगू होता है। ये लोग पूछ रहे होते हैं जिसने हमें यहाँ पे बुलाया है आखिर वो कहाँ है। इतने में ही इनके पीछे से एक बंदे की आवाज आती है, क्या गैंग वैंडो के लोगों के अंदर सबर नाम की चीज नहीं है? वैसे तुम लोग फर्स्ट जनरेशन के टाइम से ही किसी जानवर की तरह रहे हो। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि गैंग वैंडो को अब तक किसी ने यूनिफाई नहीं करा है, क्योंकि तुम लोग हमेशा ऐसे जानवरों की तरह बातें करते रहते हो और लड़ते रहते हो। और ये बंदा होता है श्योंगवू हान जो कि फर्स्ट जनरेशन का किंग होता है योंगिन नाम की जगह का। शैमचॉक के बंदे इसको देखते ही इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शैमचॉक का किंग भी पीछे नहीं हटता और कहता है क्योंकि हमसे पहले ये पंगे ले रहा है, आ जाओ साले को रगड़ के रख देते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के किंग ऑफ पैजू को जिसका नाम होता है शियोन चोई। ये काफी रिलैक्स लग रहा होता है और अपना सामने का नजारा देख के कहता है लगता है काफी मजा आने वाला है। योंगिन और शैमचॉक के बंदे लड़ रहे हैं, लेकिन सच में मुझे ऐसे कमजोर चोमों को लड़ते हुए देख के हमेशा ही मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं किंग ऑफ पोहैंग को जिसका नाम होता है मूशॉक जैंग जो कि इसकी बात सुन के कहता है तूने कहा कमजोर चोमों की लड़ाई, अगर ऐसी बात है तो तुझे भी उन्हें शामिल कर लेना चाहिए, चाहे ग्वांगी हो या फिर ग्वांगवैंडो, तुम सारे के सारे लोग एक जैसे हो निठल्ले निकम्मे। क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे लगता है तुम निकम्मों को आपस में ही खेलना चाहिए। तुम लोग अभी मेरी लीग में नहीं हो, इसलिए मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकता। और हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ इतने ही नहीं बाकी और भी काफी सारे लोग आए होते हैं फर्स्ट जनरेशन के जो कि अलग अलग जगह के किंग्स होते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे लोग एक ही बात सोच के आए होते हैं, सबको यहाँ पे पंगे करने होते हैं। इस विला के बाहर बहुत सारे सेकंड जनरेशन के बंदे खड़े होते हैं और ये सारे के सारे अलग अलग रीजन से आए होते हैं जो कि अपने किंग के कहने पे यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे। अभी मामला यहाँ पे इतना गर्म हो चुका होता है कि इन सबको लग रहा होता है जैसे ये पुराने समय में वापस आ चुके हैं। ये सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं होता, बल्कि इन्हें तो खुशी हो रही होती है कि बहुत समय बाद हम खून खराबा करेंगे। यहाँ पे पंगे होने ही वाले होते हैं। इतने में ही यहाँ पे एक बुढ़ा आता है और कहता है अगर तुम लोग यहाँ पे पंगे करने की सोच रहे हो तो बाहर में जाके करो, क्योंकि मेरा यहाँ पे लड़ने का भी कोई इरादा नहीं है। किंग ऑफ पैजू के साथ का बंदा बुढ़े की तरफ बढ़ते हुए कहता है अबे चलते फिरते मुर्दे, क्या तू पागल हो चुका है? अगर जवान लौंडे लड़ना चाहते हैं तो बुढ़े को खुद बाहर चले जाना चाहिए, या फिर तू ये चाहता है कि मैं तुझे उठा के बाहर फेंक दूं? लेकिन किंग ऑफ पैजू अपने बंदों को रोकते हुए कहता है रुक जाओ, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे तुम्हें उलझना चाहिए। वो प्री जनरेशन की फिस्ट गैंग के नंबर 2 के एलाइट का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है फर्स्ट यूनिट का, जो कि फर्स्ट यूनिट को हैंडल करता था। वो एक ऐसा मॉन्स्टर है
जिसने यामाज़ाकी को काफी सारे मिशंस में हराया है। और ये जो प्री जनरेशन का बंदा होता है, लोग इसे कहते हैं जेंटलमैन। ये अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पे फाइट करना चाहते हो तो 1 मिनट रुक जाओ, मुझे लगता है मेरे ऊपर से ब्रेस्ट मिल्क की स्मेल आ रही है। पीछे से फर्स्ट जनरेशन के कुछ लॉन्डो की आवाजें आ रही होती हैं। अबे आखिर ऐसा प्री जनरेशन का बुढ़ा कर ही क्या लेगा, मार मार के कुत्ता बना देंगे साले का। लेकिन जिस बंदे को हमने सबसे पहले देखा था वो कहता है, प्लीज लड़ना बंद करो, वो आ रहे हैं। किंग ऑफ शैमचॉक और उसके साथ के बंदे कहते हैं, आखिर वो है कौन? लेकिन जो भी है लगता है यहाँ पे पहुंच गया है। हाँ चलो देखते हैं वो कौन है जिसने इतने सारे बड़े लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और जो बंदा यहाँ पे आ रहा होता है ना, उसकी पहली झलक देखते ही मैं समझ गया था कि ये कौन है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है गीटे किम। हाथ में चिप्स का पैकेट और पैंट का बटन खुला और ऐसी ही हालत में ये सबको कहता है, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, माफ करना, इतने सारे लोगों को बुलाने के बाद मैं अब आ रहा हूँ। क्या तुम सबको मेरा ये इंतजाम पसंद आया? इसके बाद चश्मे वाला बंदा कहता है, मैं आप सबका इनसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जिस इंसान ने आज आप सबको यहाँ पे बुलाया है वो है किंग ऑफ शियोल और गैप्रियोंग किम का बेटा, यानी कि आप सबके सामने खड़े हैं गीटे किम। और स्पेशली गैप्रियोंग का नाम सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन किंग ऑफ शैमचॉक का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है, तो क्या हुआ हरामजादे, अगर तू गैप्रियोंग का बेटा है तो तुझे क्या लगता है तू हमें चुसवाएगा अपना? तुझे क्या लगता है हम सब इतनी दूर से तेरे मरे हुए बाप के ईगो को शांत करने के लिए आ रखे हैं? जिचैंग एक बहुत बड़ा झंड था जो तुझसे वो शियोल को हार गया। हरामजादे तुझे पता भी है हम लोग कौन है जिनके सामने तो इतना हीरो बन रहा है? अबे गैप्रियोंग किम की हवस के नतीजे तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? सुन हरामजादे, एक बात ध्यान रख, अपनी औकात में रह, नहीं तो तेरे को तेरे बाप के पास भेज देंगे। और यहाँ पे जो चश्मे वाला बंदा होता है जो गीटे किम को जानता है, ये सारी बातें सुन के उसकी फटे जा रही होती है। और गीटे अपने सामने वाले बंदों को बिल्कुल ऐसे देख रहा होता है जैसे उसके सामने उसकी प्लेट में काफी सारे लेग पीस पड़े हैं और सोच रहा है पहले किसको खाऊं। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी मेरे इस चैनल पे करीब 55,000 सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज हर वीडियो में लगभग आ जाते हैं 80K, यानी कि 80,000। इसका मतलब लगभग ऐसे 30,000 लोग हैं जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। और वो 30 या फिर 25,000 जो भी लोग हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? आपका जब मन हो तब सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं मिलता हूँ आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।